प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे कि जब वहाँ पर उस हिमालय की पहाड़ियों पर परिश्रम करती हुई, रास्ता बनाती हुई महिलाओं को देखा तो वास्तव में बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस तरह से ये मेहनत करके इन्होंने रास्ते बनाए हैं और किस तरह से यहाँ पर ये संघर्षरत है। रास्ते बनाने के प्रयास में कई बार इन्हें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ती है। तो जहाँ सौंदर्य दिख रहा था वहाँ अब कठिन इन मार्ग बनाने वालों का इन्हें बड़ा परिश्रम भी नजर आ रहा था, दिखाई दे रहा था। हमारी लेखिका कहती है, हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन हमें बता भी रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर हमने देखा कि 7 पड़ाव का अर्थ है जहाँ पर आश्रय लेते हैं, थोड़ा रुकते हैं, कुछ लोग विश्राम करते हुए रहते हैं। वहाँ 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे थे। स्कूल से वो लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। तो हमारी लेखिका ने पूछा, क्या स्कूली बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बरबिला यानी बड़ा पेट वाला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन बड़ा कठोर है। नीचे तराई में यानी जो मैदानी भाग है वहाँ ले देकर एक स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उस स्कूल में जाते हैं। सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँ यानी माता के साथ मवेशियों को चराते हैं, पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों की भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ऐसे भार या लकड़ियों को ढोआ था। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप करके एक जीप निकल जाए उतना ही चौड़ा बनाया गया है। जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। सावधानी पूर्वक चलाने के लिए इस प्रकार लिखा हुआ देखा था। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी आई, वी केयर मैन ईटर अराउंड। लेकिन हमने नरभक्षी जानवर कहीं नहीं देखे। दूध देने वाले याक जरूर हमने देखे हैं। काले काले ढेर सारे याक थे। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बाल इनके ऊपर थे। ऐसे याक हमें जरूर दिखाई दे रहे थे। अब सूरज ढलने लग गया था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चरा करके वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में, ढलती हुई संध्या में
जीभ अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। वो दृश्य क्या था? नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने हुए, ये सिक्किम का परिधान होता है, वो पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन था। श्रम से दमकता गुलाबी उनका चेहरा था। एक युवती ने चटक बिल्कुल लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच ये चटक लाल रंग था। डूबते हुए सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में, चमक में कुछ इस तरह इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुक्त सी मैं चीख पड़ी थी। मैं बहुत खुश हो गई थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था, मैं सहन नहीं कर पा रही थी। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा। ये दोनों जगह के स्थानों के नाम हैं, युमथांग और लायुंग। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती थी लायुंग। सारी धूड़ धूप से दूर जिंदगियां निश्चिंत सो रही थी। उसी लायुंग में हम भी ठहरे। तिस्ता नदी के तीर पर किनारे पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में हम रुके थे। हाथ मुंह धोकर के तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर लेखिका कहती है कि मैं बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता हुआ झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम धीमी धीमी हवा भी बह रही थी। पेड़ पौधे उस हवा से झूम रहे थे, लहरा रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था, यानी बादल छाए हुए थे जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। परिंदे अर्थात पक्षी। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं सी, रुनझुनाहट सी आवाज आ रही थी। आंखें अनायास भर आई थी। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा था, उत्पन्न होने लगा था। वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं, वहाँ वास्तव में आनंद मिलता है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ करके अक्षम्य, यानी जिसे क्षमा नहीं कर सकते, ऐसा अपराध किया है। वास्तव में हमने प्रकृति की लय ताल और गति को बिगाड़ दिया है, इसे बुरी तरह प्रभावित कर दिया है, असंतुलित कर दिया है। यह हमारा एक क्षम्य अपराध है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं एक दर्शन बन गया था, अर्थात मैं इसे वास्तव में एक दर्शन बना करके और अपने जीवन में बसाना उतारना चाह रही थी। अंधेरा होने से पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक मैं पहुंची थी, धारा तक पहुंची थी, किनारे तक पहुंची थी। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत और भीतर धड़कने लग गया, अर्थात मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा, मुझे स्मृति याद आने लगी। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। अब मैं यहाँ पर क्या संकल्प करूं, क्योंकि मैंने अंजलि में जल ले लिया है। पर मैं संकल्प की स्थिति में भी नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, हलाल यानी विष, सारी तामसिकताएं, तामसी स्वभाव की प्रवृत्तियां बह जाए इसी बहती धारा में, ऐसा संकल्प, ऐसी एक प्रार्थना की।
कि मेरे अंदर जो भी विष है, वैमनस्य है, वो सारा इस नदी की धारा में ही बह जाए, और जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं, क्रोध करना है, अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन करना है, ऐसी चीज़ें भी मेरी नष्ट हो जाए। अब रात धीरे धीरे गहराने लगी थी, गहरी होने लगी थी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। पूरा हिमालय अब बिल्कुल उस अंधेरे में ढक गया था, जैसे कंबल ओढ़ लिया हो। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौनों से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू कर दिया, तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण का अर्थ है मिलन, ऐसा हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बना करके नाचने लग गए। सब मस्त हो गए और नाचने लग गए। मेरी 50 वर्षीय सहेली है मणि, उसने भी कुमारियों को मात करते हुए वो शानदार नृत्य किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। वह 50 वर्षीय थी मणि, जो मेरी सहेली थी, लेकिन युवतियों से भी बहुत अच्छा जानदार नृत्य उसने किया। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। अब उस लायुंग पर वहाँ सुबह हो गई। बेहद शांत और सुरम्य यानी सुंदर यह सवेरा था। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल करके वो बह रही थी। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब इत्यादि का व्यापार था। सुबह में अकेली टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल का अर्थ होता है तल, वहाँ पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। हम अगर लेवल की बात करें, हम यदि तल की बात करें, तो वहाँ से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते हैं। वास्तव में हम यहाँ इतनी ऊंचाई पर बर्फ़ देखने भी आए हैं। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक जो सिक्किम का था, उसने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार अब कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो वहां मुझे सर्दियां बर्फ मिल ही जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाओ स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। तो उस नवयुवक ने बता दिया कि अब वहां जाएंगे तो आपको बर्फ मिल जाएगी। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में अभी नहीं आया है, लोगों की चर्चा में नहीं आया है, और अपने प्राकृतिक स्वरूप में वो था। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था कि उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ कर लिया, अर्थात खा लिया, निगल लिया। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र उस कटाओ की ओर, जहाँ बर्फ़ मिलेगी, उसकी ओर बढ़ा। कटाओ का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश भी हो रही थी। जितेन लगभग अंदाज से ही गाड़ी चला रहा था। पहाड़,
पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत थी। सब कुछ बादलमय था, बादलों ने सब कुछ ढक रखा था। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप आगे बढ़ रही थी। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश लगातार हो रही थी। एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन से भरे रास्ते पर संभल संभल करके आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता ही नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी पर। उस चेतावनी में ये लिखा था कि इफ़ यू आर मैरिड, डाइवर्स स्पीड। यदि आप मैरिड हैं, आप विवाहित हैं, तो अपनी स्पीड को कम कर लीजिए। गाड़ी की जो गति है उसको कम कर दीजिए। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े, फिर एक चेतावनी आ गई, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। यानी भले ही आपको देर हो जाए, लेकिन दुर्घटना से वो अच्छा है, आप आराम से चलिए। सावधानी से मौत भी टल जाती है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक और धीमी गति में गाड़ी चलाएं। ऐसी चेतावनियाँ लिखी हुई थी। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छट गई। अब धुंध हट चुकी थी। साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी अब हट गया था। नार्गे उत्साहित होकर कह रहा था, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया कि नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और नहीं वो इतना सुंदर है। यानी इस जगह को इस मणि ने स्विट्जरलैंड से भी सुंदर बताया है और अधिक ऊंचाई पर बताया है। हम अब कटाव के करीब ही आ रहे थे, क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ हमें दिखने लग गए थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे और काले दिखाई दे रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर के कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है। लगता है रात में ही यह बर्फ गिरी है। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ थी। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल करके, अपना सिर निकाल करके दूर दूर तक देख रही थी। ये अब पहाड़ चांदी के समान चमक रहे थे इस बर्फ की वजह से। एकाएक अचानक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? तो लेखिका ने जवाब दिया, राम रोचो, यानी बहुत अच्छा लग रहा है। वह उछल पड़ा, अरे नेपाली बोली कहाँ से सीख ली? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्के हल्के बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लग गई थी। तिमरो माया सेंधे मलाई सताओ, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चौं और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। वास्तव में यहाँ की ये बर्फ और यहाँ की सुंदरता जितेन को भी बहुत पसंद थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम कर वह अब गाने लग गया था, कोई गाना गुनगुनाने लग गया था।
हम सभी सैलानी यानी पर्यटक जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ थी। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ अब एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लग गए थे, अर्थात लेट करके और वहाँ पर फोटो इत्यादि लेने लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे उस बर्फ के कारण, उस ठंड के कारण, पर मन वृंदावन हो रहा था, वृंदावन के समान आनंद आ रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश ये थी, इच्छा ये थी, मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत की को भी जी भर करके देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट वहाँ पर नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान यहाँ नहीं थी। धनाधन वहाँ फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। जैसे लोग फोटो खींच रहे थे वैसे मैं बैठी बैठी और उस पूरे दृश्य को देख रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूप में इसे फिर देख सकूं, दोबारा देख सकूं। संपूर्णता के उस क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को यहाँ खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र भी ऐसी जगह उन्हें मिला होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा, बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए तो सही वह भी करुणा का अवतार यानी बुद्ध के समान बन जाए। ऐसी कल्पना की है लेखिका ने कि यहाँ वास्तव में एक अपराधी भी बिल्कुल शांत और करुणा का अवतार बन सकता है। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति को भूल जाता है। मैंने मणि से पूछा, हमारी लेखिका ने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जो त्राही त्राही मचती है, तो ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल करके जलधारा बन करके हमारे सूखे खंडों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। सर्दियों में बर्फ गिरती है, जम जाती है, और गर्मियों में जो पानी की आवश्यकता अधिक होती है तो ये बर्फ पिघल करके मैदानी भागों पर पहुंच जाती है और हमें पानी की पूर्ति करती है। मणि ने अभिभूत होकर के माथा नवाया, अपना सिर झुकाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों को मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल मुझे आ गया। आत्मा के अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा था। तभी देखा कि इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ थी। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाटी ठंड में जहाँ पर तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ तो होती होगी। वह हंसने लग गया, एक उदास सी हंसी थी। कहने लगा, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं।
फेरी भेटूला, यानी फिर से हम भेंट करेंगे, फिर से दोबारा मिलेंगे, ऐसे कहते हुए जितेन ने अब जीप चालू कर दी थी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। इसका अर्थ यही था कि हम तुम्हारे कल के लिए आज अपना समय दे रहे हैं, अपना जीवन देकर कल तुम्हारे भविष्य को हम बनाएंगे, सुधारेंगे। ऐसा पढ़कर के मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लग गया था। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लग गए थे, हमारे ये जवान यहाँ पौष और माघ के महीने में जो कड़ाके की सर्दियाँ होती है, दिसंबर जनवरी, उन महीनों में जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, यहाँ तैनात रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। और जिन सकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए, यानी अपनी उम्र से पहले ही, अपना पूरा जीवन जीने से पहले उन्होंने प्राण त्याग दिए। मेरे लिए सचमुच यात्रा अद्भुत खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायूं वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर चले। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा यहाँ पर आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के यहाँ फूल थे। जितेन बताने लगा कि 15 दिनों में ही आप देखना पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी, लगेगा फूलों की सेजी यहाँ रही थी। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास अब कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी हमें दिखाई दिए, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल खैर, घाटियों, वादियों, पहाड़ों, बादलों की आँख मिचोली दिख रही थी। पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाओं के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। रास्ता बड़ा महत्वपूर्ण होता है, रोचक होता है मंजिल की अपेक्षा, ऐसा हमें अनुभव हुआ। बहरहाल युमथांग में जिप्स भेजती। युमथांग जब ये पहुंच गए तो यहाँ पर चिप्स भेजती हुई एक सिक्किमी युवती से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडियन हूँ। सुनकर बड़ा अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश है। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया था, लगता ही नहीं था कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया, सामने से वो गुजरा। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। लेखिका पूछती है, क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, अब लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारी देता रहा, थोड़े थोड़े स्थान विशेष की सारी जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर के बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर अंगुली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। ये पूरा
लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, ऐसा भी कहा जाता है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। लेखिका ने पूछा, तभी गैंगटोक इतना सुंदर है। तो बताता है, गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि फिर वह चालू हो गया, बोलने लग गया, मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया, क्या सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर कैसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। अब देखिए, अभी भी रास्ते बन ही रहे हैं। लेखिका कहने लगी, हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम है सौंदर्य। मन ही मन मैं कहती हूँ। और इस प्रकार से वो सोचती है, जीभ लगातार आगे बढ़ती रहती है। वास्तव में इस यात्रा वृत्तांत में हम सिक्किम, गैंगटोक, यहाँ के सौंदर्य को तो देखते ही हैं, पढ़ते ही हैं, साथ ही जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, उसके बारे में भी हमें काफ़ी कुछ बातों का पता चलता है। थैंक यू।